नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत सुबह 7 बजे से 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। देखिए लाइव इंडिया हर पल की ये खास रिपोर्ट। चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों, बिहार की 40 में से 5 सीटों, झारखंड की 14 में से 4 सीटों, मध्य प्रदेश की 29 में से 8 सीटों, महाराष्ट्र की 48 में से 11 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर ओडिशा की 21 में से 4 सीटों, तेलंगाना की 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 80 में से 13 सीटों, पश्चिम बंगाल की 42 में से 8 सीटों और जम्मू कश्मीर की 5 में से 1 सीट पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। वहीं सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं में खासा रुझान भी देखने को मिल रहा है। इस चरण में आंध्र प्रदेश विधानसभा की 175 सीटों और बता दें कि चौथे चरण के दौरान 17.7 करोड़ मतदाता 1,92,000 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर 1,717 उम्मीदवारों में से अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुनेंगे। इस काम के लिए 19 लाख मतदान कर्मचारी जो हैं वो सुबह 7 बजे से ही लगे हुए हैं। कुल मतदाताओं में से 8.97 करोड़ पुरुष और 8.73 करोड़ महिला मतदाता हैं। चौथे चरण में कई ऐसे दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में हैं, जिनमें अखिलेश यादव का नाम सबसे पहले है। वहीं महुआ मोइत्रा, बेगूसराय से मंत्री गिरिराज सिंह, वहीं मुंगेर से बात करें तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का मुकाबला अनीता देवी से है। बहरामपुर की बात करें तो वहां भी जो है मुकाबला काफी दिलचस्प है। वहीं आसनसोल की बात करें तो वहां से वर्धमान दुर्गापुर से मौजूदा भाजपा सांसद एस अहूवालिया को आसनसोल से पार्टी का उम्मीदवार चुना गया है। अहूवालिया को पवन सिंह की जगह टिकट मिला है और इस सीट पर टीएमसी की ओर से शत्रुघ्न सिन्हा ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। चौथे चरण के तहत अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के खूंटी में भी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का मुकाबला कांग्रेस के कालीचरण मुंडा से है। इस सीट से अर्जुन मुंडा मौजूदा सांसद भी हैं। ऐसे में चौथे चरण को लेकर सुबह 7 बजे से ही लगातार वोटिंग जारी है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार वोटिंग जारी है। बिहार में भी जो है वो 5 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे संजय का रुख करेंगे। संजय, बिहार की 5 सीटों पर भी जो है वो मतदान जारी है। संजय, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है? अभी तक के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो क्या वोटिंग परसेंटेज को लेकर अपडेट है आपके पास? संजय, देखिए, वक्त हो चला है, लगभग 1 बज चुके हैं और वोट प्रतिशत की बात करें तो वोट प्रतिशत की जो संख्या है वो अभी भी कम है और दूसरे चरण में जो मतदान हुए थे उसमें भी कम हुए। तीसरे चरण में मौसम की वजह से वोट प्रतिशत रेखा बढ़ी थी, लेकिन इस वक्त हम मुंगेर के संसदीय क्षेत्र में हैं जहां सूरगढ़ा विधानसभा है और सूरगढ़ा में लोग बढ़ चढ़कर मतदान तो कर रहे हैं। अभी भी जो वोट प्रतिशत होनी चाहिए वो नहीं हुई है। करीबन शाम 6 बजे तक मतदान होने हैं और इस वक्त हम बूथ संख्या क्या है ये सब कुछ यहीं से जानते हैं और कितने वोटर्स हैं यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कितने वोटर्स हैं टोटल यहाँ पर कितने मतदाता हैं जो वोटिंग कर रहे हैं उनका 1199 कितना परसेंट अभी तक वोट हुआ? कितना परसेंट हुआ सर? 555 1100 में 555 लोग वोट कर चुके हैं जी। तो जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी भी वोट प्रतिशत बढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि लगातार चुनाव आयोग की तरफ से ये निर्देश भी दिया जाता है, कई प्रचार प्रसार किए गए। लेकिन वोट प्रतिशत की बात करें तो 5 सीटों में से सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत जो है वो समस्तीपुर में हुए हैं और बात करें मुंगेर की तो 22% ही मतदान हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं मुंगेर के लोग अभी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं, घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। इसके पीछे की वजह हम जानने की कोशिश करते हैं। जो वोट डाल चुके हैं, वोट डाल दिया आपने? हाँ, वोट डाल। कितने बजे डाला आपने? अभी जस्ट डाले हैं। काफ़ी लेट हो चुका है, भीड़ ज़्यादा था। हाँ, भीड़ ज़्यादा था। आखिर बिहार के लोग मुंगेर के पीछे रह जा रहे हैं, वजह क्या है वोट डालने में? नहीं, वजह तो कुछ ऐसा नहीं है, वोट चल रहा है यहाँ। काम धंधा में व्यस्त हो जाते हैं आदमी, इसलिए समय से सोचते थोड़ा भीड़ छटे, उसके बाद आएंगे वोट करेंगे। दान 6 बजे तक है, ठंडा मौसम देखता है, उसके बाद फिर आता है। सबसे बड़ा फैक्टर मौसम है। मौसम की वजह से लोग नहीं लोग नहीं निकल पाते हैं। चलिए माता जी से भी बात कर ले। वोट डाल दिया आपने? निशान एक बार दिखाएंगे। देखिए वोट इन्होंने डाला नहीं, हो गया 2 घंटा पहले। 2 घंटा पहले आपने वोट डाला। तो क्या महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रही हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए, क्या कहेंगे वोट डालने? हाँ,
जो महिलाएं अभी घरों से नहीं निकली, न बुला रहे हैं उसको बुलाएंगे, वो भी आए? सब लोग आएंगे। परिवार के लोग आए हैं। हाँ सब। तो देखिए लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और लोग जो है अपने अपने मत का प्रयोग जरूर कर रहे हैं। वोट डाल दिया आपने? हाँ अभी डाले हैं। कितना बजे डाला? अभी गाड़ी गया तब आए थे। नहीं। बीमार थे? हाँ तो आपके लिए गाड़ी गया? हाँ। चुनाव आयोग की तरफ से गाड़ी गया कि लोग घर के गए? अब पता नहीं हमको, गाड़ी गया था। कितना उम्र हो गया आपका? हमरा हो गया 70। 70 हो गया। हाँ। जो युवा घर से नहीं निकले, महिलाएं नहीं निकली हैं, उनको क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो है कि जाइए यार, क्या कहें। आपके वोट उम्र दे। के अनुसार लोगों को तो और बढ़ चढ़ कर हिस्सा हाँ लेना है। बहुत है, आवेगा ठंडा रौदा धूप में है। धूप की वजह से लोग नहीं। हाँ तो देखिए धूप की वजह से लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी है और लगातार 40 डिग्री के तापमान आसपास है। तो लोग घरों से निकल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है आ रहे हैं। भीड़ काफ़ी है मतों पर, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वोट डाल दिया सर आपने? हाँ डाल दिया। मुखिया हैं आप? जी। किस गांव के? अबगिल रामपुर पंचायत के। रामपुर पंचायत के। अबगिल रामपुर। अबगिल, क्या नाम हुआ? मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम साहब, क्या लग रहा है इस बार स्थिति? मुंगेर के लोग क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं यहाँ चुनाव हो रहा है और क्या, अपना मत दे रहे हैं। किस मुद्दे पर? मुद्दा ही पता नहीं, लेकिन अपना मत डाल रहे हैं। आपने किस मुद्दे पर डाला? मुद्दे मुद्दा पर आपका बात क्या है? है, मुंगेर में क्या होना, आपके हिसाब से विकास हुआ कि नहीं? विकास भी हो रहा है, सब चीज हो रहा है। हाँ, विकास हो रहा है। तो आपने मत डाल दिया? हाँ मत कितना डाल। बजे डाला आपने? अभी जस्ट डाले हैं। बहुत लेट है आप। मुखिया लेट होने है के यहाँ नाते आप पीछे कैसे रहे? यहीं बैठे हुए हैं। और वोटरों को बुला रहे हैं लगता है और आ रहा है सब। आप अपने गांव के लोगों को वोट डलवा रहे हैं। हाँ हाँ। तो देखिए ये उत्साहित कर रहे हैं लोगों को, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वोट डालें। भले अपने पीछे रह जा रहे हैं लेकिन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं जरूर। स्थितियां हैं और लोग बढ़ चढ़ कर वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं। सर लगता है अभी डाल दिए हैं? नहीं अभी नहीं डाले हैं। इंतजार कर रहे हैं किसी हाँ इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार? दोस्त का। अच्छा, दोस्त के साथ डालना है। हाँ तो इस बार का मुद्दा क्या होगा? युवा क्या सोच रहे हैं? युवा को रोजगार चाहिए। हाँ तो इस बार जो जॉबलेस है, वैकेंसी नहीं आ रही है, हम लोग बेरोजगार हैं और यही चाहिए। क्या चाहिए? तो हम युवा लोग चाहते हैं कि रोजगार चाहिए। हाँ रोजगार चाहिए। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार। 400 पर कैसे चाहिए बताइए तो आप हैं? इलेक्ट्रोल बॉन्ड के देखिए तो अभी इंडेक्स आया, प्रेस इंडेक्स आया है, उसका रैंकिंग देखिए तो हंगर इंडेक्स है, कहाँ है? हम लोग मतलब जो एजुकेटेड हैं, हम किस पर देंगे वोट? देश में क्या चाहिए? रिसर्चर चाहिए। देखिए तो जेएनयू में कितना रिसर्चर है, उसका पैसा कम कर दिए हैं। और हम लोग क्या चाहिए? देश का भविष्य है। देश का भविष्य कैसे बनेगा? अच्छा, आप इंतजार करके लगता है गए हैं, आपको लगा कि लंबा है तो चले गए। हमको एहसास हो रहा है, लग रहा है कि आप दोबारा आ रहे हैं। हाँ दोबारा आ रहे हैं क्योंकि ये कहते हैं ना कि पर्व है, ये लोकतंत्र का महापर्व। क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी जो है ना पूरा वर्ल्ड में एक नंबर पे है और सबकी नजर रहती है यहाँ कि किस तरह से होना चाहिए। अच्छा, इंडिया के जो सांसद हैं उनकी स्थितियाँ क्या लग रही है आपको? क्या देखने को मिल रहा है? काम हुआ है या नहीं सांसद महोदय के द्वारा? सांसद नहीं दिख रहा हमको काम। कभी आपसे मिले हैं? नहीं कभी नहीं मिले हैं। मिलने आए कि नहीं आप? नहीं कभी किसी? नहीं। कभी आप गए मिलने? हम तो यहाँ रहते ही नहीं हैं, हम बाहर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कहाँ पे हैं? दिल्ली से अभी आए हैं पटना। किस चीज़ की पढ़ाई हो रही है? सिविल सर्विस के कर रहे हैं। सिविल सर्विस की। तो क्या लग रहा है कि आपके गांव में जब आए हैं और गए थे इतना विकास दिखा? विकास कुछ नहीं, जाके देखिए नाला का हाल क्या है, रोड का हाल क्या है, क्या है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ नहीं। तो देखिए कितना साल से जो है कि हम लोग का लिंक पुल एगो है दियारा जाने के लिए, वहाँ के देखिए तो कितना साल से नहीं बना हुआ है ना। तो इस बार अभी लाइन के देखिए तो मुंगेर लोग पुल बना है। इस बार बदलाव के मूड में है। हाँ बदलाव के मूड में है। इस बार हम लोग जो है ना डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, हम तानाशाह नहीं चाहते हैं, हम डेमोक्रेसी सिर्फ चाहिए, हमको लोकतंत्र को बचाना है। अभी जितना भी हम देख रहे हैं कि जितना एक्ट है, RTI एक्ट है या और कुछ भी है, उसको कमज़ोर किया जा रहा है। ED हो, CBI हो, ऐसा हो गया है ना। जिस तरह से बोलते हैं ना CGI बोले थे मनमोहन सिंह के काल में कि ED CBI तोता की तरह हो गया है, उससे भी बेहतर हो गया है। जो कहते हैं सबको अपना हाथ में लिए हुए हैं। कैसा चाहिए? ऐसा हम नहीं चाहिए लोकतंत्र। हम लोकतंत्र चाहते हैं कि मेरा नाम पूरा विश्व में हो। कहा जा रहा है संविधान खतरे में। हाँ कितनी सच्चाई है? सच है, 100 है। इससे भी ज़्यादा देखिएगा तो और है, सच है। तो
तो ये है युवा का सोच, और युवा जब आगे बढ़ चढ़ कर आते हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव होता है। क्या बोल रहे हैं, ये सच्चाई कितनी आपको लग रही है इनकी बातों वो में? सही सही बोल रहे हैं। हाँ, क्या बात है सही आपको लगा? कौन सी ऐसी बातें इनकी सही लगती है? हम लोग जो वोट कर रहे हैं सब बेरोजगारी मुद्दे पर कर रहे हैं, और भी बहुत सा मुद्दा है। आप वोट डाल दिया है? दिखाए निशान, दिखाए। वोट डाल दिया है। बिल्कुल संजय, चूंकि बदलाव को लेकर के लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकले हैं और अपने एक मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लाइव इंडिया हर पल भी यही अपील करेगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग घरों से बाहर आएं और लोकतंत्र की मजबूती में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। चूंकि बिहार में वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफ़ी 2 चरणों में खराब देखा गया, तीसरे चरण से थोड़ा बदलाव देखा। ऐसे में क्या लगता है संजय, चूंकि सुबह से जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं मुंगेर की, उस वक्त जो है वो उत्साह चरम पर जो है मतदान केंद्रों पर नजर आ रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार का वोटिंग परसेंटेज में थोड़ा बदलाव नजर आएगा इस बार बिहार में? आप बिल्कुल देखिए, बदलाव तो दिखेगा क्योंकि मुंगेर के लोग बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं। क्योंकि अन्य लोकसभा संसदीय क्षेत्र को देखें तो मुंगेर में सबसे ज़्यादा अभी तक वोट हुई है, पीछे है कहीं ना कहीं। अब यहाँ आसपास जो 1100 के आसपास मतदाताओं की संख्या इन्होंने बताई है, और करीबन 500 कुछ जो है मतदाताओं ने वोट कर लिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत अभी तक मतलब लगभग 1 बजे के आसपास जो है वो इतनी 543 के आसपास मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया है। तो दिन भर अभी समय वक्त बचा है, और शाम के 6 बजे क्योंकि अभी बहुत कड़क धूप है, लोग घरों से बहुत गिने चुने लोग ही निकल पा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सूर्य जैसे ही ढलेगा उस वक्त वोट प्रतिशत और बढ़ सकता है। तो ये मतदाताओं का रुझान है, और अंदर की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि लोग जो है पहली बार कौन लड़ रहे हैं ये भी हम जानते हैं। महिलाओं से भी बात करते हैं। लगता है पहली बार वोट डाल रही हैं आप? नहीं, पहली बार नहीं दी। कितनी बार हो चुका है? तीसरा बार। तीसरा बार। तो देखिए लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा तो ज़रूर ले रही हैं, और देखिए और हम जानने की कोशिश करते हैं, अंदर तक जाते हैं और देखिए नज़ारा यहाँ पर अभी भी महिलाओं का जो संख्या है वो बढ़ोतरी दिख रहा है। काफ़ी संख्या में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। महिलाओं की संख्या हुई है। कितने बूथ हैं यहाँ पे, कितने बूथ हैं यहाँ? 2 बूथ। कितने वोटर होंगे आसपास यहाँ? तो 78 पे जो है 1199 वोट्स का है। 78 पे अभी तक कितने हुए होंगे? अभी तक तो जो रिकॉर्ड है 565। क्या लगता है ये वोट प्रतिशत बढ़ेगा? और हाँ, अभी बहुत टाइम है, अभी तो बढ़ेगी। अभी कम क्यों हो गया अचानक? नहीं, कम नहीं हुआ है, ये लगातार बढ़ते जा रहा है। सुबह से जो है अभी तक बढ़ते ही रहा है, और पीक आवर था तो अब शाम का टाइम हो चला है। पहले और दूसरे चरण के जो मतदान हुए, तीसरे चरण में भी तो वोट प्रतिशत बिहार में कम हुआ सबसे अन्य राज्यों की अपेक्षा। तो क्या लगता है इस बार बढ़ेगा चौथे चरण में? आपको अपेक्षा लगता है? अंदाज ये सब चीज़ का हम यहाँ वोटिंग कराने आए हैं, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये हमारे के जानकारी नहीं है और वो बता भी नहीं सकते हैं। तो इस वक्त जो स्थितियां हैं वो हम दिखा रहे हैं। बात करें सुरक्षा के, तो सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। बिहार पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी हैं, बीएसएफ के जवान भी हैं, माफ़ कीजिएगा बीएसएफ के जवान भी हैं, मौजूद हैं और तैनात हैं। जो भी वोटर आ रहे हैं उनको अपने सुरक्षा के अंदर जो भी प्रक्रिया है उसके अनुसार ही मतदाता जाने की अनुमति दी जा रही है। ज़्यादा भीड़ भाड़ होने नहीं दे रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो जहाँ पर वोटिंग हो रही है वहाँ पर भीड़ ना हो, और यही अपेक्षा है। लोगों से अपील भी है कि अपना मत का प्रयोग करें और सीधा घर की ओर रुख करें। भीड़ भाड़ ज्यादा ना जो तस्वीरें इस वक्त आप दिखा रहे हैं बाहर, जो तस्वीरें हमें नजर आई, कतार में लोग बैठे नजर आ रहे हैं, क्या वो लोग भी वोट डालने पहुंचे हुए हैं या वो बस मुख्य दर्शक हैं जो वहां पर बैठे हुए हैं कतारों में? बिल्कुल जानने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं कि मतदान केंद्र के बाहर लोग बैठे तो ज़रूर हैं, क्यों बैठे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। और देखिए उधर भी लोग बैठे हैं और इधर भी लोग बैठे हैं। वजह क्या है इनसे हम जानते हैं, क्योंकि मतदान केंद्रों के आसपास लोगों को रहने की, भीड़ भाड़ रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्यों बैठे हैं ये हम जान लेते हैं। आप वोट डाल दिए? वोट तो डाले हैं। तो बैठे क्यों हैं? बैठे हैं, कोई गाड़ी उड़ी आवेगा। अच्छा, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे?
ऐसे देख रहे हैं, देख रहे हैं मतलब क्या देख रहे हैं? वोट दे के आए, अब वोट दे लिए? कितने देर पहले आपने दिया है? अभी तुरंत दिए हैं। तुरंत दिया? किसी का इंतजार कर रहे हैं लगता है? नहीं अभी इंतजार नहीं, अब जा रहे हैं। तो देखिए ये मतदान केंद्र पर भीड़ अपनी भूमिका जो है वो साबित करने के बाद उन्हें कैसा लग रहा है, अपना एक कीमती वोट देने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है? चलिए पूछते हैं, जानते हैं। वोट आपने डाल दिया? हाँ डाल कितने बजे डाला? अभी 1 घंटा हो गया। 1 घंटा। कैसा महसूस हो रहा है आपको वोट डालने के बाद? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, उसमें कितनी सच्चाई है आपको? और नहीं है, यहाँ सिर्फ है, यहाँ लालटेन की लहर है। हम लोग जो लक्ष्मी घर दलिदर बाहर करने जा रहे हैं, हम लोग का यही मंसूबा है। हम लोग जनता एकत्रित बहुत दिन के बाद हुए, सब एक हैं। तो इस बार लालटेन? हाँ लालटेन। मोदी जी जो कह रहे हैं 400 पार, वो झूठा है, सब मोदी का वादा सब झूठा है। वो तो जान कितना का ले रहा है, सब जो सुई दिया है उसमें बहुत लोग का हार्ट अटैक हो रहा है। कौन सा सुई? कोरोना वाला? कोरोना वाला वैक्सीन। वैक्सीन जो लिया है कोरोना वाला, वो सब बहुत लोग का जान जा चुका है, अभी जाने के लिए बाकी है। जो आपके इलाके में किसी की जान गई है? बहुत को गया है। 1-2 नाम बताएंगे? अब नाम क्या बता, मैं जानते हैं? करेंट में तो अभी अशोक महतो को हुआ, अभी मुश्किल से पाया है, हार्ट अटैक से? हार्ट अटैक से हुआ है। कितना उम्र होगा? लगभग 50-55 बरस हो गया। 50-55? 55 होगा। 55? हाँ 55 तो होगा। इसी वजह से आप लोग नाराज हैं? हाँ नाराज है। जो भी वादा किए है कि जनधन योजना में इतना इतना रुपया देंगे, 1 रुपया नहीं दिया, झूठा वादा किया। जो अनाज दे रहे हैं 5 किलो, वो तो हम लोग का है, उसका थोड़े अनाज जब मोदी जी उपजाते हैं, वो तो अन्न मेरा है, कम भाव में लेते हैं और स्टॉक करके हम लोग को दे रहे हैं। तो ये लोग बदलाव के मूड में हैं। इस बार मुंगेर की जनता कहीं ना कहीं मन बना चुकी है और इसके वजह से लोग 400 पार वाले मिशन में शामिल नहीं हैं। देखिए महिलाएं भी काफ़ी अभी भी आ रही हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि कामकाज से निपटने के बाद ही वो लोग आती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई महिलाएं जो शिक्षित होती हैं वो चाहती हैं कि पहले अपने कामकाज को ना निपटा के पहले जो है मतदान करें, फिर उसके बाद जलपान का काम करें। तो ये स्थिति है मुंगेर की। मुंगेर सुरगरा संसदीय क्षेत्र है, जहां लखीसराय जिला है और लखीसराय की जो मुंगेर संसदीय क्षेत्र में आता है, वहां पर लोग जो है वोट डालने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जी रेखा? अपेक्षा शहरी क्षेत्र के लोगों की, चूंकि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में जब वोटिंग परसेंटेज को कंपैरिजन किया जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के अंदर ज्यादा रुझान नजर आता है अपेक्षा शहरी क्षेत्र के लोगों की। बिल्कुल रेखा, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो है ये इस चीज़ को समझते हैं। शहरी क्षेत्र को लोग जानते हैं कि सरकार किसी की भी बने, काम वही करना है, लेकिन ग्रामीण लोग चाहते हैं, ग्रामीण इलाके के लोग चाहते हैं कि हमारा गांव विकास करेगा। जब गांव विकास करेगा तो देश आपरूपी विकास कर जाएगा। लेकिन गांव का अगर विकास नहीं होगा, गांव में अगर बिजलियां नहीं पहुंचेगी, सड़कें नहीं अच्छी होगी, अस्पतालें अच्छी नहीं होंगी, तो रोजगार का मुद्दा है, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादातर पलायन करते हैं, वो शहर के ओर रुख करते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाकर नौकरियां करते हैं। तो ये वजह है लोगों का वोट डालने का, यही मकसद है। लोग और कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं रेखा और बात करते हैं। इस बार का मुंगेर के मुद्दे क्या होंगे? मुंगेर के मुद्दे पर आपने वोट डाल दिया पहले, ये जान? जी अभी तक डालने के लिए जाएंगे, इंतजार कर रहे हैं। लोगों को बुलाकर लगता है साथ? जी नहीं साथ नहीं, बहुत आदमी भीड़ है मेरे बूथ पर अभी। अच्छा। इसलिए लेट में जाएंगे। मुंगेर का मुद्दा क्या है? लोग मुंगेर का मुद्दा है यहाँ रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। हमारे गांव के लगभग 100 से अधिक विद्यार्थी डेली दौड़ने के लिए जाता है। इधर जो अग्निवीर ला दिए सरकार, जो भी पॉलिसी सरकार का है जनता विरोधी है। 10 साल इन लोगों को मौका दिया, बिहार में हम लोगों ने 39 सीट बीजेपी को दिया, लेकिन देखिए तो किसी भी लोकसभा में कोई विकास का चीज़ नहीं है, हम लोग के धरातल पर कहीं नहीं दिखता है। और बेरोजगार क्या करेगा? चोरी पैकेटमारी करेगा जब आप हम उसको रोजगार नहीं देंगे तो। इस कारण से जितने भी यूथ हैं टोटल उनके विरोध में है।
वर्तमान में जो सांसद हैं ललन सिंह, उन्होंने क्या किया आपके? कुछ नहीं किया है। सिर्फ यहाँ आकर हमारे गांव का पानी का निकासी की बात था। हम लोग यहाँ पर फ्रंट पर 5 बार कह चुके हैं। हमारे गणमान्य मुखिया जो पहले थे श्याम बाबू, वो भी उनको कहे थे कि जल निकासी मेरे गांव का किया जाए। उन्हें मात्र आश्वासन दिया, 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो इस बार बदल देना है। दूसरी बात, नहर योजना है हमारे डकरा नाला का 1990 से, इसमें अगले बार इसका टेंडर निकला, एक भी कार्य नहीं हुआ, टोटल कागज पर पैसा निकल गया। ये जनता भी जानती है, हम लोग सभी किसी से पूछ सकते हैं। 500 करोड़ रुपया मोदी जी भी आए थे आपके क्षेत्र में? जी नहीं, मोदी जी नहीं आए थे। मोदी जी नहीं, मुंगेर में आए थे। मुंगेर में आए ना? हाँ, मुंगेर में आए। मुंगेर में आए तो मुंगेर ये सब संसदीय क्षेत्र है। हाँ। आपने मुंगेर में उनकी भाषण को सुना? क्या रुचि नहीं थी उनमें, क्यों जाते? आपका हम काम नहीं देखेंगे? वो बोले पहले बार में कि 15 लाख रोजगार देंगे, 15 लाख आपके अकाउंट में देंगे, वो नहीं दिए। 2 लाख बेरोजगार, 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे, वो नहीं दिए। यहाँ मंदिर मस्जिद मियाँ हिंदू ये सब तो नहीं विकास होगी। हम लोग यहाँ सभी एकजुट होकर रहते हैं, सभी पढ़ते लिखते हैं। हमारे बाल बच्चे सब बेरोजगार रहेंगे तो क्या करेंगे? चलिए, कुछ और लोग भी कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे भी हम बात करें। बहुत देर से आप बोल रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? अब बोलेंगे सर, यहाँ गरीब दुखिया भूखे नंगे मर रहा है, इतना महंगी हो गया कि कुछ कहने की बात नहीं। ये पहले बार पुरनका खानदानी है था, सरकार इतना महंगी नहीं देखा, क्या करके खाएगा गरीब दुखिया? डकैती न करेगा, चोरी न करेगा। अनाज तो मिल रहा है। हाँ, 5 किलो अनाज से क्या होगा? हाँ, कितना क्या रोज होगा? मुश्किल से 2 रोजा, और क्या? वही में फूल गया मोदी कुमार, वही में फिर जिता दो। तो वो तो कह रहे हैं 400 पार। कोई वही ना, जितना कहा विकास करने के लिए, वो कहाँ विकास कर रहा है? 400 पार कह रहे हैं वो। हाँ, हम नहीं जानते हैं 400 सीट, हम मूर्ख हैं सर, हम क्या जानेंगे? जो हमरा बोलने का है हम बोल दिए। तो देखिए, लोग बदलाव के मूड में हैं इस वक्त। सूर्यग्रह के लोग खासतौर पर लखीसराय में इस बार बदलाव के मूड में जनता नजर आ रही है। और जो 5 सीटों पर लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, उसमें लखीसराय की भी बड़ी भूमिका है। और जो आपके पीछे की मुंगेर भीड़ संसदीय क्षेत्र संजय में बता रही है कि जी। लोग जो है वो आपको सुनने के लिए भी काफी उत्साहित है, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बिहार की अगर 5 सीटों की बात करें तो 5 सीटों पर फिलहाल वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से मुंगेर में उत्साह जो है वो चरम पर है और मुंगेर के मतदान केंद्रों का लगातार जायजा लेते हुए भी हमारे सहयोगी संजय नजर आ रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय बिहार दौरे पर। पटना पहुंचे तो तय कार्यक्रम के तहत सोमवार को पीएम मोदी पटना साहिब गुरुद्वारा भी पहुंचे। पीएम मोदी यहां सिख पगड़ी पहने नजर आए। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में पहुंचकर पीएम मोदी ने दरबार साहिब में पीएम ने मत्था टेका और अरदास भी की। यहां पीएम मोदी ने प्रसाद ग्रहण किया और लंगर वाले एरिया में भी पीएम चले गए, जहां प्रधानमंत्री ने खुद ही रोटी भी बेली। बता दें कि पीएम खुद अपने हाथ में बाल्टी लेकर उस जगह से बाहर निकले और बाहर भोजन पर बैठे लोगों को अपने हाथ से खाना भी पीएम मोदी ने परोसा। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी जो है वो अपने हाथों से खाना परोसते नजर आ रहे हैं। सोमवार को पीएम मोदी कड़ी सुरक्षा के बीच पटना गुरुद्वारा पहुंचे। करीब 20 मिनट तक पीएम गुरुद्वारे में रहे। उनके साथ बीजेपी के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद और मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद रहे। बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब देश के कोई प्रधानमंत्री पटना साहिब गुरुद्वारा इस तरीके से पहुंचे हों और लंगर उन्होंने अपने हाथों से खिलाया हो। ऐसा पहली बार हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के हाजीपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी को आड़े हाथों लिया और साथ ही कहा कि आरजेडी के राज में यहां सिर्फ अपहरण और फिरौती उद्योग ही फला फूला है। आरजेडी के राज में यहां सिर्फ अपहरण और फिरौती उद्योग ही फला फूला। हाजीपुर ने तो देखा है कैसे यहां के उद्योग धंधे सब चौपट हो गए। आरजेडी कांग्रेस ने बिहार को सिर्फ पलायन दिया, बिहार को सिर्फ तबाही दी। साथियों, मोदी विकसित बिहार, विकसित भारत के संकल्प को लेकर निकला है और मोदी का एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है?
हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्टाचारियों को खोज करके बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने भी मतदान किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी जो है वो मतदान करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद और साथ ही तमाम लोगों से भी उन्होंने यही अपील की कि घरों से निकले और लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के हाजीपुर जब पहुंचे तो उन्होंने जनसभा किया और कांग्रेस और आरजेडी को उन्होंने यहां तक कह डाला कि बिहार को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति इन दोनों पार्टियों में नहीं है। आरजेडी कांग्रेस में बिहार को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। वे तो सोच रहे हैं अभी जितना समय बचा है खुद का जितना लूट सके लूट ले। वो अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं, उनको आपके बच्चों की परवाह नहीं है। आप लोग यहां एक कहावत कहते हैं ना निमन गीतिया गाइब ना मड़वा में जाइब। आरजेडी कांग्रेस का हाल यही है। ये लोग विकास के कार्यों से भागते हैं क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, खुद को खपाना होता है। इन लोगों के नकारे पन्ने बिहार के कई अमूल्य दशक बर्बाद किए हैं। ऐसे लोगों से हमें बिहार को बचाकर रखना है। भाई और बहनों, आरजेडी हो कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों ने अब तुष्टीकरण को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया है। आजकल आप देखते होंगे इंडी अलायंस का हर दल राम मंदिर के लिए बद्दी बातें कर रहा है। राम मंदिर को गाली देकर उसका बहिष्कार करके ये आपको चिढ़ा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को आप माफ करेंगे? क्या ऐसे लोगों को कोई माफ कर सकता है क्या? साथियों, आरजेडी कांग्रेस की प्राथमिकता आप लोग नहीं है, बल्कि उनका अपना वो। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार के बेगूसराय की, जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने जो है वो मतदान किया है। बता दें कि कन्हैया कुमार जो है वो मतदान करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने तमाम लोगों से भी घरों से बाहर निकल करके लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की बात कही। वो कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान की बात करता हूँ, साथ में मैं विकास की भी बात करता हूँ। अच्छा, तो गिरिराज सिंह जो कहते हैं वो तो 5 साल से लोग यहाँ देख ही रहा है ना। गिरिराज सिंह जी ने जो है इस बेगूसराय जिले के मतदाताओं को अपमानित किया, गाली गलौज की जो है किया, उनके साथ उनके जन्म पे जो है सवाल उठाया, यहाँ के मतदाताओं को देशद्रोही बोला। तो ये उनकी पुरानी आदत है, वो करते रहते हैं। मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह जी को ये जवाब देना चाहिए कि बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुला, पुल का काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, इस क्षेत्र में जो वादे किए गए थे उन वादों को क्यों नहीं निभाया गया। इस सवाल का जवाब देना चाहिए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे और साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की कि घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें।
देखिए, ऐसा है कि ये महापर्व है, ये त्यौहार है। ये त्यौहार हम परिवार के साथ मनाते हैं। वैसे मतदान करने भी हम पूरे परिवार के साथ आए। हमारे बेटे, भतीजे, बहुएं, हम सब एक साथ आए हैं मतदान करने, क्योंकि हम इसको त्यौहार ही मानते हैं। और मैं इस महापर्व के पर्व पर आप सब मतदाताओं को कहना चाहता हूं, मतदान करने अवश्य जाएं। इस शहर के अंदर जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, उनके गाल पे करारा तमाचा लगाएं और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए घर के बाहर निकले और मतदान करें। जीतू पटवारी नोटा की अपील कर रहे हैं लोगों से, क्या कहेंगे सर? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, नोटा की अपील का कोई फर्क नहीं है। यहाँ आप किसी भी मतदाता से पूछेंगे किसको वोट दे रहे हैं, तो लोग कहेंगे कमल का वोट है। तेलंगाना में बीआरएस नेता केटी रामाराव जो हैं वो मतदान करने पहुंचे और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की कि घरों से बाहर कर निकले और अपने मतदान का इस्तेमाल करें। I think it's imperative that each of us come out, vote, and show that we are a responsible citizen. In politics, in democracy, when politics decides everything, I think it's imperative that we understand and also come out and exercise our franchise so that we can vote for the kind of government we want, we can vote for the kind of policies we want, and we can vote for the kind of people that you would like to represent. If you sit home today and if you sit it out today and then start complaining, there is no point. So please show up, please vote. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थली पर आए, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार गुरु गोविंद सिंह के इस पावन जन्मस्थान पर आए हैं। प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी आज पहली बार गुरु गोविंद सिंह के इस पावन जन्मस्थान पर आए। पटना साहिब के सांसद के रूप में मैंने, पटना साहिब के सम्मानीय विधायक के रूप में आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, अभी जो स्पीकर हैं विधानसभा के, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी ने और पार्टी के जिला अध्यक्ष अभिषेक जी ने और बाकी सभी भक्तों के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने मत्था टेका, आप देख रहे थे उनके सर की पगड़ी, उन्होंने शस्त्रों के दर्शन किए, उन्होंने शब्द सुने, जाकर के उन्होंने लंगर में खुद लंगर को चलाया, फिर उसको वितरण किया और जहां रोटी बनती है वहां जाके रोटी भी बेला और बाद में उनका अभिनंदन किया गया। ऐतिहासिक दिन है, हमें अपने प्रधानमंत्री जी पर बहुत गर्व है कि गुरु गोविंद सिंह के इस पावन जन्मस्थान पर आने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। तो हम सभी बहुत भाव विह्वल हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में उनके चरणों में प्रणाम और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत अभिनंदन। एक ही बात कहूंगा, बोले सो निहाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर सेंध लगाने का आरोप लगाया। कांग्रेस अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर सेंध लगाने का काम कर रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा करके देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है, और जब ये सत्ता में थे तब भी इन्होंने जो कारनामे किए थे 2004 से 2014 के बीच, कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछना चाहिए क्या ये सच नहीं है कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी कांग्रेस की सरकार ने गठित की थी और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति के यानी ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण को कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों को इसमें से एक हिस्सा दे देना चाहिए। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, तब जाके रुका। फिर उसने प्रयास किया, राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि क्योंकि
धार्मिक आधार पर आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विरोध किया था। तो इस बार उन्होंने क्या शरारत की थी? इस बार शरारत की थी कि मुसलमानों की कुछ जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया, कहा था कि अपने गरीब दलितों का, वंचितों का, पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालने की छूट हम कांग्रेस को। वहीं बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जुट रही भीड़ को लेकर के आरजेडी नेता मनोज झा ने हमला बोला और कहा कि इतनी भीड़ तो जितनी नरेंद्र मोदी की जनसभा में उमड़ रही है उतनी तो जेसीबी की खुदाई देखने भी लोग आ जाते हैं। 500 पार तो बोलते बोलते अब चुप हो गए। उतनी भीड़ ना, अक्सर लोग कहते हैं हल्के में, बिहार में जेसीबी खुदाई देखने के लिए लोग आ जाते हैं, जितनी प्रधानमंत्री जी की सभा में भीड़ की चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी को बिहार की सड़कों पर आना पड़ा, पटना की सड़क पे सबसे तथाकथित सेफ सीट पे, तो ये अपने आप में सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। पीएम आप हार रहे हैं। मुसलमानों को बढ़ेंगे आगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद लोकसभा सीट से एआईएमआईएम उम्मीदवार इम्तियाज जलील जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे और साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए सरकारें बदलती रहनी चाहिए। इधर भी एक बार सर एक बार इधर देखिए, लोकशाही को अगर मजबूत रखना है तो सरकारें बदलती रहनी चाहिए। लोकशाही का सबसे बड़ी ताकत जो है कि आपके पास एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना चाहिए। अगर एक ही सरकार बार बार आती रही तो वो जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती है। तो सरकारें जब बदलती है तो बदली हुई सरकार, विपक्ष जो रहता है वो चुस्त रहता है कि अगले टाइम मुझे भी उठा के फेंक डालेंगे करके, तो वो जनता के हित में काम करती है। ठीक, थैंक यू। बढ़ेंगे आगे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान आए दिन जो है वो झड़प और हिंसा की खबरें जो है वो सामने आती रहती है। ऐसे में वीरभूम से टीएमसी उम्मीदवार शताब्दी रॉय ने कहा कि मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। 3 चरणों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है और इस बार भी वैसा ही होगा। नहीं, अभी तक तो मेरे पास तो कोई कंप्लेन नहीं आया। यहाँ पे बोला पोलिंग एजेंट ऑडिट को देने के लिए, क्योंकि फिर जल्दी होगा, स्लो हो रहा है, तो मैं वो जाके बोल दूंगी। बीजेपी की तरफ से कुछ इस तरह का कोई भी शिकायत या अभी तक? मेरे पास तो कुछ आया नहीं। जो एक मीडिया बोल रहे थे वो भी गलत प्रूव हो गया। ओके, तो क्या लगता है कि इस बार बीरभूम में एकदम शांतिपूर्वक चुनाव होगा? मुझे तो लग रहा है ऐसा ही। इतना दिन 3 दफा जो हुआ उसमें भी कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं, इस बार भी नहीं हुआ, 4th में भी नहीं होगा। अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं? बिल्कुल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री व बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने जो है वो अपने मत का इस्तेमाल किया है और उन्होंने अपने वोट डाले हैं। वहीं इसके साथ ही उन्होंने वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी कहा कि 65 से 70% मतदान तो कम से कम होना ही चाहिए। होना चाहिए 65-70% तो मिनिमम होना चाहिए। और आपने कहा था कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद जो रीजनल पार्टियां हैं उसका जो रोल है वो बढ़ जाएगा चुनाव में, क्या अभी आप अपने स्टेटमेंट पे कायम हैं? बिल्कुल, एकदम आप देख लीजिए, वही स्थिति उभर रही है पूरे देश में, इसमें कोई शक नहीं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष व खुजराहो से उम्मीदवार वीडी शर्मा ने कहा, कांग्रेस तो लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है, एक राजनीतिक दल नोटा का प्रचार नहीं कर सकता, इसलिए दुर्भाग्य है कि कांग्रेस इस तरह की बातें कर रही है। कांग्रेस तो लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है, एक राजनीतिक दल नोटा का प्रचार नहीं कर सकता, इसलिए दुर्भाग्य है कि कांग्रेस इस प्रकार की बातें कर रही है। तुम्हारा सिक्का खोटा निकल गया तो आप जनता को नोटा के लिए आह्वान कर रहे हैं। इंदौर के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदार हैं, उन्हें अच्छे से जवाबदेही आती है, कांग्रेस नहीं बता सकती उन्हें। वो देश के बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो बिहार के सारण पहुंचे हुए हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मां गंगा आमी माता आ बाबा हरिहरनाथ के ई पवित्र भूमि के हम नमन करतानी। मैं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और भिखारी ठाकुर की इस भूमि को नमन करता हूं। सारण का ये स्नेह मेरे सर आंखों पर है। आज आपका उत्साह सातवें आसमान पर है। इस आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं आपका कर्जदार हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं। हमारे साथियों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये जो पेंडल बनाया है, ये व्यवस्था बहुत छोटी पड़ गई और मैं देख रहा हूं इससे ज्यादा लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। जो धूप में तप रहे हैं, जिनको ये असुविधा हुई, इसके लिए मैं उनकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, कि मैं उनकी ये तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा। आपका प्यार, आपके आशीर्वाद और आपकी ये तपस्या, मैं इस क्षेत्र का विकास करके आपकी इस तपस्या को जरूर लौटाऊंगा। साथियों, ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। आज दुनिया में भारत की साख भी है और भारत की धाक भी है। भारत की साख और धाक, मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जब मैं कहता हूं कि भारत की साख भी है और भारत की धाक भी है, आप मुझे बताइए ये साख और धाक है कि नहीं है? सबके सब जरा जवाब देंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी आवाज पहुंच रही है। साख और धाक है कि नहीं है? दुनिया भर में है कि नहीं है? भारत का ये रुतबा बढ़े, ये आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? भारत का रुतबा बढ़े, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये रुतबा बढ़ाने के लिए ये चुनाव है। ये चुनाव देश की साख, देश की धाक और देश का रुतबा बढ़ाने के लिए है, और जिसके लिए हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है, आपको भी गर्व होता है। साथियों, हमने अभी चंद्रमा पर तिरंगा फहराया है। भारत अंतरिक्ष में इससे भी आगे जाए, भारत
विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, ये 24 के इस चुनाव से तय होने वाला है। और आपने देखा होगा, हम तो जमीन से जुड़े इंसान हैं, तो चंद्रमा पर भी हमने नाम क्या रख दिया? शिव शक्ति रख दिया। भाई और बहनों, आपका ये मोदी, ये आपका सेवक है, और सेवक भी मामूली नहीं है, ये 24/7 ऐसा सेवक है। और मैं तो कहता हूं, आपके सपने ही मेरा संकल्प है, और इसके लिए 24/7 फॉर 2047 ये मोदी का गारंटी है। आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी और मैं उस जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से निभा रहा हूं। उतनी ही ईमानदारी से मैं आज देश के लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे रहा हूं। आज देश भी देख रहा है, मोदी ने अपने 10 साल में कांग्रेस के 60 साल से ज्यादा विकास करके दिखाया है। मोदी ने 10 साल में ज्यादा एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाए। मोदी ने 10 साल में ज्यादा आधुनिक ट्रेनें चलाई, ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाए। साथियों, हमारे देश में 60 साल में जितने एम्स खुले थे, उससे 2 गुने ज्यादा एम्स हमने 10 साल में खोल दिए हैं। 10 वर्षों में हमने देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या डबल कर दी है। यहां छपरा में भी 500 बेड का मेडिकल कॉलेज खुला है। आज देश के हर राज्य से एक्सप्रेस वे गुजर रहे हैं। पूरे देश में हाईवे का जाल बिछ रहा है। आप मुझे बताइए, ये आरजेडी का, कांग्रेस का, ये एनडीए के जो विकास है, उसके सामने कोई मुकाबला है क्या? कोई मुकाबला है क्या? इस जनता को बुड़बक समझ है। ई जनता को बुड़बक समझ है का? ये पब्लिक है, सब जानती है। साथियों, कांग्रेस सरकारों ने इतने दशकों तक गरीब का पेट नहीं भरने दिया। गरीब और गरीब होता जा रहा था। देश की अर्थव्यवस्था बदहाल होती जा रही थी। लेकिन सरकार में बैठे लोग कहते थे, और बिना शर्म कहते थे, हमारे पास क्या जादू की छड़ी है क्या? ये घोटाले करके अपनी तिजोरियां भर रहे थे, लेकिन गरीब का पेट भरने की चिंता
उन्हें नहीं थी। साथियों, ये मोदी है जिसने गारंटी दी कि कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, गरीब के घर का चूल्हा जलता रहेगा। ये मोदी है जिसने गारंटी दी और आज 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में राशन पहुंच रहा है। ये मोदी है जिसने गारंटी दी कि मैं जिसके पास घर नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ी कच्चे मकान में जिंदगी गुजारता है, जो गर्मी में, बारिश में, ठंड में परेशानी से जीता है, मोदी चैन से नहीं बैठ सकता। इसलिए मोदी ने तय किया, मैं गरीबों के लिए पक्के घर बनाऊंगा। 4 करोड़ पक्के घर बना के गरीबों को दे दिए। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे आप लोग, मेरा एक काम करेंगे, सबके सब जरा हाथ ऊपर करके बताएं तो मैं बताऊं काम। मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे। देखिए, अभी आप ये राजीव रूड़ी के लिए गांव-गांव जाते होंगे, चुनाव प्रचार करते होंगे, लोगों से मिलते होंगे। कहीं पर भी अगर आपको गांव में कोई ऐसा परिवार नजर आए जो आज भी झोपड़ी में रहता है, घर उसका कच्चा है, अगर उसके यहां शौचालय नहीं है, अगर उसके यहां नल से जल नहीं पहुंचा है, अगर उसके यहां गैस का कनेक्शन नहीं है, तो आप उसका डिटेल लिख करके मुझे भेज दीजिए और उसको कह देना कि मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा ना, जो रह गए हैं उनका भी काम हो जाएगा। और आप बिना चिंता किए, ये मोदी की गारंटी है, बता देना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। हर घर में साफ पानी पहुंचे, महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना न पड़े, बहनों को चूल्हे के धुएं में सांस न लेनी पड़े। जीवन की ऐसी छोटी छोटी चीजें, छोटी बड़ी जरूरतें, इनकी चिंता मोदी ने की। और ये मैं किताबों में पढ़ के नहीं आया था, इसके मैंने किसी का टीवी वीडियो मंगवा के नहीं देखा था, मैं उस जिंदगी को जी करके आया हूं। मैंने गरीबी को जिया है, इसलिए गरीब के दुख दर्द समझने के लिए मुझे किसी डेलीगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसलिए मेरे हर काम में, मेरी हर योजना में मेरा देशवासी उसके मध्य में होता है, क्योंकि मैं और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? हमारे बिहार जैसे राज्यों को हुआ। आज बिहार के 8 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 1.25 करोड़ शौचालय बिहार की बहनों के लिए बने हैं।
बिहार में 40 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। और मोदी इतने पर ही नहीं रुका है, मोदी ने तय किया है अगले 5 वर्षों में हम गरीबों के लिए 3 करोड़ और घर बनाएंगे। मोदी को एहसास है कि हमारे युवाओं को अपने माता पिता के इलाज की चिंता रहती है। आजकल हर परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुजुर्ग होते ही होते, हर परिवार में होते। और 70 साल के बाद कोई न कोई बीमारी भी होती है। सब मेरे जैसे थोड़े होते हैं। और मुझे तो परमात्मा ने आपकी सेवा के लिए भेजा है, इसलिए वही मुझे तो संभाल लेता है। लेकिन आपके परिवार में तो कोई न कोई बीमारी होती है, और उसके कारण जो बेटा बेटी कमाते हैं उन पर डबल चिंता रहती है कि माँ बाप की सेवा करें, उनकी बीमारी में इलाज करें, कि बच्चों की पढ़ाई का चिंता करें, बच्चों के सपने पूरा करें, क्या करें, ये उसकी चिंता होती है। और इसलिए मैंने तय किया है अब आप अपने माता पिता की, दादा दादी की, चाचा चाची की, नाना नानी की, जो 70 साल से ऊपर के हैं, बीमारी में उनकी इलाज की चिंता मत कीजिए। दिल्ली में उनका बेटा बैठा है, अब उनके इलाज की चिंताएं मोदी करेगा। 70 साल से ऊपर की आयु के बुजुर्गों के इलाज को मुफ्त करने की हमने व्यवस्था सोची है। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैं जब भी बिहार आता हूं, आरजेडी को कहता हूं कि वो अपने काम पर बिहार के लोगों से वोट मांगे। जैसे आरजेडी ने कितने अपहरण करवाए, कितने मर्डर कराए, जैसे आरजेडी ने बिहार में कितने उद्योगों को चौपट किया, कितने तरह के घोटाले कराए, आरजेडी वालों ने इसी के पोस्टर लगाने चाहिए और इसी पोस्टर के आधार पर वोट मांगना चाहिए। वो बिहार में जंगल राज लाने वालों का यही एकमात्र रिपोर्ट कार्ड है। और मैं इन जंगल राज वालों से भी ये भी कहूंगा कि नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, कृपा करके झूठ बोल के उस पर वोट मत मांगिए। आरजेडी के पास अपराध अत्याचार की इतनी बड़ी विरासत है, उसी के आधार पर वोट मांगिए। और आपके पास आरजेडी के लोग वोट मांगने के लिए आए हैं तो पल भर के लिए सोचना कि जंगल राज में क्या क्या होता था। और जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, जब जंगल राज की मुसीबतें थी तब उनका जन्म भी नहीं हुआ था। जरा उन फर्स्ट टाइम वोटर को मैं कहता हूं, आप अपने माता पिता दादा दादी से पूछिए उन्होंने कैसी मुसीबतों में दिन काटे थे, शाम को घर के बाहर नहीं निकल पाते थे। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर मुझे नहीं, राजीव जी को नहीं, अपने परिवार के लोगों को पूछे कि कैसे मुसीबत के वो दिन थे। साथियों, इंडी गठबंधन वाले इंडी गठबंधन वाले आजकल मुंगेरी लाल के सपने भी देख रहे हैं। ये सपना देख रहे हैं कि केंद्र में
इनकी सरकार बन जाएगी। और इन लोगों ने एक और बात तय कर ली है, ये लोग, भाई मेरी आवाज आपके जैसी मजबूत आवाज नहीं है मेरी। अगर आप मुझे अवसर दें तो मैं बोलूं। इतने प्यारे नौजवान हो आप, इतने उत्साह से भरे हुए हो, लेकिन आपकी जो आवाज है ना उसको संभाल के रखना, कभी काम आएगी बहुत। इन लोगों ने सोचा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब देखिए मुंगेरी लाल सपने कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भानुबहन का कुनबा इकट्ठा होने वाला नहीं है जी। ये भानुमति का कुनबा इकट्ठा होने की संभावना नहीं है, इसलिए नई फॉर्मूला लाए कि हर साल एक प्रधानमंत्री, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब मुझे बताइए भाई, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होंगे तो इस देश का भला होगा क्या? भला होगा क्या? मुझे बताइए, भला होगा क्या? अरे आपके स्कूल में बच्चा पढ़ता है ना, और अगर हर 2 महीने में टीचर बदल जाए तो आप जाकर के शिकायत करोगे कि भाई ये हर 2 महीने में टीचर बदल जाता है, मेरे बच्चे का क्या होगा? ये कहते हैं 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब मैंने सुना था कि एक बार 10 किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि थोड़ा पैसा निकाल करके हम ट्यूबवेल करें और पानी निकाल करके खेती अच्छी करें। तो उन्होंने पानी की जानकारी वालों को बुलाया, तो उन्होंने कहा देखिए भाई 100 मीटर नीचे जाओगे तो पानी मिलेगा और आपके 10 खेतों में पानी से खेती हो सकती है। तो इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर 100 मीटर नीचे जाते हैं तो अपना तो काम हो जाएगा। तो इन 10 लोगों ने कहा कि ऐसा करो भाई, 10 मीटर मेरे खेत में गड्ढा करो, दूसरे ने कहा 10 मीटर मेरे गड्ढा करो, तीसरे ने कहा 10 मीटर मेरे यहां करो। तो 10 लोगों ने कहा देखिए 100 मीटर तो हो गया। अब मुझे बताइए, ये 10 खेत में 10-10 मीटर के गड्ढे करेंगे तो पानी निकलेगा क्या? पानी निकलेगा क्या? भाई एक जगह पे 100 मीटर निकल जाओगे तब पानी आएगा। ये 5 साल में 5 प्रधानमंत्री हमारा सर फोड़ेंगे, क्या करेंगे? साथियों, अपना वजूद बचाने के लिए आरजेडी कांग्रेस तुष्टीकरण की जिद पर अड़े है। अब आरजेडी कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों के आरक्षण का हक छीनने का ऐलान कर दिया है। आपसे आरक्षण छीनकर ये धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। बिहार में जंगल राज लाने वाले नेता ने तो यहां तक कह दिया है कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही दे देना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं, आरजेडी जिसे सब कुछ पिछड़ों ने दिया, वही आरजेडी पिछड़ों के साथ विश्वासघात करने वाली सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। साथियों, इसी मुद्दे पर मैंने कांग्रेस को भी चुनौती दी थी। मैंने कहा था कांग्रेस लिख करके दे कि वो देश में SC, ST, OBC का आरक्षण मुस्लिमों में नहीं बांटेंगे, वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लगाएंगे। आज 3 हफ्ता हो गया, कांग्रेस और उनके साथियों के मुंह पे ताला लगा हुआ है। आरजेडी वाले भी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के वादों इरादों को खारिज नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आज बिहार के हर पिछड़े, हर दलित, हर आदिवासी को गारंटी देता हूं, ये जंगलराज वाले, ये कांग्रेस वाले कोशिश कर लें, मोदी दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की लूट
नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। और आप याद रखना, वंचितों का जो अधिकार है, याद रखना, वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस को मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन उन समाजों में भी गरीब लोग हैं। राजपूत समाज में भी गरीब लोग हैं, ब्राह्मण समाज में भी है, बनिया समाज में भी है। और इसलिए मैंने कहा कि समाज के जो अन्य वर्ग है, उनके जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए मैं 10% आरक्षण करूंगा। और आप देखिए, 10% आरक्षण किया, किसी का लूट करके नहीं किया, किसी को गाली गलौज करके नहीं किया, सबको साथ लेकर के किया और पूरी संसद को साथ लेकर के मैंने सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण दिया और देश में कोई तनाव नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, आराम से काम चल रहा है। लेकिन ये मुसलमानों को देख करके आग लगाना चाहते हैं। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां तुष्टीकरण की गुलाम है। आप भी देखिए, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के मुद्दे क्या है? कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है वो आपकी संपत्ति का एक्सरे करवाएंगे। बताइए, आपके लॉकर में क्या पड़ा है, आपके खेत कहां है, कितनी जमीन है, घर में सोना है, चांदी है, मंगलसूत्र है, क्या क्या है आपके पास, ये सारा एक्सरे करवाएंगे। आपकी जो कमाई है, घर जमीन है, कांग्रेस कहती है कि आप जरूरत से ज्यादा अगर होगा तो ले लेंगे, छीन लेंगे और अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उसको बांट देंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि संपत्ति पर पहला हक मुस्लिमों का है। यही नहीं, ये आपकी जीवन भर की पूंजी भी हड़पना चाहते। कांग्रेस कह रही है आपकी संपत्ति आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान के हर मां बाप, गरीब से गरीब भी, तकलीफ रेट झेल करके भी बच्चों के लिए कुछ न कुछ जमा करता है। उसके मन में रहता है कि मरने के बाद बच्चों को कुछ दे करके जाऊं, जो भी हो, घर दूं, खेत दूं, कुछ न कुछ दे करके जाऊं। ये कांग्रेस वाले कहते हैं अब आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। मतलब आपके माता पिता की जो संपत्ति है, उनकी मेहनत की संपत्ति है, वो अब आपको नहीं मिलेगी। आधे से अधिक ये विरासत कर लगा करके छीन लेने वाले हैं। मोदी इसके सामने दीवार बन के खड़ा है। मोदी ये नहीं करने देगा। आप मुझे बताइए, क्या ये विरासत कर देने के लिए कोई तैयार है क्या? आप दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, हम ये लूट होने नहीं देंगे। साथियों, देश विरोधी और बिहार विरोधी ताकतों को जवाब आपका वोट देगा। मेरा अनुरोध है, 20 मई को सारण से राजीव प्रताप रूडी जी के पक्ष में बड़ी संख्या में कमल बटां करके उनको विजयी बनाइए। और जब आप राजीव प्रताप रूडी को वोट देंगे ना, तो वो सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। ये मोदी के खाते में जाएगा। और राजीव प्रताप रूडी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं है।
आप उनको कभी भी देखिए, वो हमेशा मुस्कुराते हैं। तो आपको ऐसा सांसद जो हर पल आपके साथ रहे, आपके सुख दुख का साथी रहे, ऐसा सांसद मुझे भी मजबूती देगा। तो आप और राजीव का मतलब ही कमल होता है भाई, और इसलिए कमल पे बटन दबाइए, राजीव को भेजिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे। पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। हर पोलिंग बूथ जीतेंगे, सारे पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, मेरा काम करेंगे भाई। क्या कमाल है यार, राजीव के लिए तो सब करते हैं, हाँ मेरे लिए कोई बोलता ही नहीं है। मेरा एक काम करेंगे, हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? करेंगे? एक काम करना, यहां से ज्यादा परिवारों को मिलना, जाकर के ज्यादा से ज्यादा घरों में जाना और कहना कि मोदी जी छपरा आए थे और मोदी जी ने आप सबको जय श्री राम कहा है। मेरा जय श्री राम पहुंचा देंगे, मेरा जय श्री राम पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है वो जनसभा को संबोधित करते हुए अपने पार्टी उम्मीदवार को लेकर के उन्होंने प्रचार प्रसार करते हुए उनके लिए वोट की मांग की है। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हाट पर। नमस्कार।